ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं जनहित का संडे एडिशन। आज कोलकाता में एक इतिहास रचा गया है। ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। ठीक एक दिन पहले कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। वहां अब कुरान का पाठ होगा। मुर्शिदाबाद जिले के ही बहरामपुर इलाके में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए आज सांकेतिक रूप से शिला पूजन किया गया। मस्जिद, मंदिर, गीता पाठ, कुरान पाठ, क्या ये सब महज संयोग है या फिर ये एक बड़े सियासी प्रयोग का हिस्सा है? क्या इस धर्मयुद्ध की नींव पर सत्ता का निर्माण होना है? क्या इन सब के पीछे 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताने वाली हूं मैं आगे। अभी आपको कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तस्वीरें दिखाते चलते हैं। आज सनातन संस्कृति संसद की ओर से सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ। आयोजकों के मुताबिक इसमें एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। इसमें गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साध्वी ऋतंबरा और कार्तिक महाराज जैसे मशहूर आध्यात्मिक हस्तियों ने तो हिस्सा लिया ही। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, राज्य में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई बड़े राजनेता मौजूद थे, शिरकत कर रहे थे इसी कार्यक्रम में। आयोजकों के मुताबिक इससे पहले गीता पाठ का ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी एक साथ 5 लाख लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं किया। ऐसे आयोजन कोलकाता में ही इससे पहले हुए हैं, लेकिन 2023 में हुए आयोजन में 1 लाख लोगों ने ही गीता पाठ किया था। लेकिन इस बार इससे 5 गुना ज्यादा लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया। गीता पाठ के बाद मंच से वक्ताओं ने तेज और ओज से भरे भाषण दिए। इन भाषणों से निकले संदेश का एक अंश आपको सुनाते चलते हैं। निर्णय करना होगा आप लोगों को, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो? भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो? के माधव के धनंजयो, अब जाग जाओ, बंगाल की धरती जाग गई है। संतों के नेतृत्व में आज हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे हैं। हमें जागना है सनातन में, हमें जागना है राष्ट्र स्वाभिमान में और हमें जागना है गीता के इस अभियान में। दुश्मन हमारे सामने है, राज्य की दुर्दशा। बंगाल तैयार है, बंगाल निर्णायक कार्यवाही करने के लिए तैयार है, बंगाल धार्मिक एरोगेंस के खत्म करने के लिए तैयार है। और इससे पहले कल ही मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। आज उस जगह पर नमाज भी की गई है। मस्जिद की अभी बुनियाद पड़ी ही है, लेकिन इसके जरिए हुमायूं कबीर की राजनीतिक इमारत का निर्माण रफ्तार पकड़ रहा है। आज भी रेजीनगर की उस जगह वो पहुंच गए जहां कल बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। आज कोलकाता में 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया था, तो इसके जवाब में हुमायूं कबीर ने भी रेजीनगर में 1 लाख लोगों के साथ कुरान पाठ का ऐलान कर दिया है। বাংলা দখল করার জন্য তারা গীতা পাঠ করছে। আমি আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে বিধানসভায় সিট জেতার জন্য কুরআন পাঠেরও আয়োজন করব। কুরআন পাঠ হবে, লাখো লোক নিয়ে কুরআন পাঠ হবে, তাদেরকে আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কুরআন পাঠের আয়োজন করব। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में यहां मस्जिद, मंदिर के जरिए वोट बैंक की राजनीति भी जारी है।
कल मुर्शिदाबाद के रेजीनगर इलाके में मस्जिद की नींव पड़ी और आज इसी जिले के बहरामपुर में राम मंदिर के लिए शिला पूजन हो गया। हालांकि इस आयोजन में कोई बड़ा चेहरा तो बीजेपी का शामिल नहीं हुआ। शिला पूजन में सिर्फ बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ही हिस्सा लिया। मंदिर के लिए अभी जगह भी तय नहीं हुई है, ऐसे में आज सिर्फ शिला पूजन हुआ है। राम मंदिर की जगह तय होने के बाद औपचारिक रूप से शिलान्यास भी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवा पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई हो। मंदिर मस्जिद की राजनीति ऐसी हो रही है मानो इसी बुनियाद पर 2026 का राजनीतिक युद्ध लड़ा जाएगा। वैसे तो हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी ने सिर्फ दिखावे के लिए ये किया है। पार्टी का आरोप यह भी है मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण की असली शिल्पकार खुद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इस पर टीएमसी का पक्ष आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप हुमायूं कबीर का जो सबसे नया बयान आया है जरा वो सुनिए, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने का खुद ही ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके जवाब में ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं को बीजेपी का आदमी बता दिया है। इसी पार्टी के साथ आपका गठबंधन का कुछ बात हुआ है? प्राथमिक स्तर में बात जो हुआ ओवैसी साहब को पार्टी से बात हुआ, वो मेरा साथ देना के चाहिए, वो ऑफर दिया मुझे को, तो मैं ये एक्सेप्ट करूंगी। बीजेपी को रुकने लिए और क्षमता च्युत करने के लिए टीएमसी है। मैं दोनों पार्टी छोड़ के सब लोगों को वेलकम जनाई। वो दोनों भाई मिलके हेलीकॉप्टर में सारा राज्य घूमेगी। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। हुमायूं कबीर ने 70% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखी। इस पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी कोहराम है। बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक नेताओं और राजनेताओं के निशाने पर हुमायूं कबीर से ज्यादा तो अब ममता बनर्जी हैं। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला। Question should be asked to Mamata Banerjee why she is so silent, because Mamata Banerjee is well known for his vocal character. ममता बनर्जी जिसे मैं कहूँगा कि सख्त एक्शन लें, सख्त एक्शन क्यों नहीं लेनी है? पहले भी बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया था। उस समय टीएमसी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बर्खास्त नहीं किया था। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। अभी मुस्लिम समुदाय को तय करना है कि क्या वो बाबर के तथाकथित बेटे हुमायूं के साथ खड़े हैं क्या। तो टीएमसी सवालों में है। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की राजनीति को बीजेपी मुस्लिम परस्त बता रही है। बाबरी मस्जिद के सूत्रधार हुमायूं कबीर को निलंबित कर ममता बनर्जी ने भले ही उनसे पल्ला झाड़ने की एक कोशिश की हो, लेकिन लगे हाथ अपने कोर वोट बैंक को टीएमसी के पाले में बनाए रखने के लिए हर साल की तरह इस बार भी जो एकता दिवस है वो मनाया गया है। इस पर तृणमूल महिला कांग्रेस की प्रमुख चंद्रिमा भट्टाचार्य और ममता सरकार में मंत्री फरहाद हाकिम ने हिस्सा लिया है। टीएमसी 6 दिसंबर को यही संहति दिवस के रूप में मनाती है। 6 दिसंबर यानी अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस की ये तारीख है। तो इस दिन के वीडियो को शेयर करने के साथ टीएमसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, एकता की अपील हमेशा से बंगाल की धड़कन रही है। बंगाल ने कभी भी उन लोगों के आगे घुटने नहीं टेके जो बांटने की कोशिश करते हैं। इस धरती ने समाज में नफरत फैलाने की हर कोशिश को नकारा है। बंगाल में विभाजन विफल होगा, एकता जीतेगी। लेकिन बीजेपी इसे टीएमसी का नाटक बता रही है। उसके मुताबिक मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद टीएमसी का ही बड़ा एजेंडा है। इतना ही नहीं,
ये बात हर किसी को पता है कि बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन टीएमसी को इसका एहसास अच्छी तरीके से है कि एक तरफा मुस्लिम वोट के साथ आधे हिंदू वोट भी मिलते रहे तो 2026 में सत्ता का चौका कोई रोक नहीं सकता है। क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित भी कर दिया और 6 दिसंबर को एकता दिवस भी मना लिया? ऐसे में आपके लिए पश्चिम बंगाल में वोट का धर्म कांटा देखना जरूरी हो जाता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 37% हिंदू, 73% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी को 49% हिंदू और सिर्फ 7% मुस्लिम वोट मिले। 2021 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, टीएमसी को 39% हिंदू और 75% मुस्लिम वोट मिले, वहीं बीजेपी को 50% हिंदू और 7% मुस्लिम वोट मिले। 2019 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में टीएमसी को तब 32% हिंदू और 70% मुस्लिम वोट मिले, बीजेपी को 57% हिंदू और 4% मुस्लिम वोट मिले। इससे और पीछे चलिए आप 2016 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का, तब टीएमसी को 43% हिंदू और 51% मुस्लिम वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 12% हिंदू और 6% मुस्लिम वोट तब मिले थे। अब इस ग्राफ को देखने से साफ पता चलता है कि बीते 4 चुनाव से पश्चिम बंगाल में टीएमसी को औसतन 38% हिंदू वोट, साथ ही 67% मुस्लिम वोट मिला, जबकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल के पिछले 4 चुनाव में औसतन 42% हिंदू वोट, 6% मुस्लिम वोट मिलता रहा। ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरीके से टीएमसी को एक तरफा मुस्लिम वोट मिलते हैं, उसी तरीके से बीजेपी को एक मुश्त हिंदू वोट मिला, तो 2026 में खेल बदल सकता है। अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। इंडिगो की दादागिरी की वजह से यात्रियों को परेशानी जो हो रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिगो की फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए आज भी दिन खासा संकट भरा रहा है। किसी के बच्चों की सोमवार को परीक्षा है, किसी को नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कोई किसी की शादी में जा रहा है, लेकिन हर कोई इंडिगो के रवैये और इस संकट में गुस्से में है। इंडिगो संकट कम होने का दावा कर रही है एयरलाइंस, सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन सवाल तो बस ये है कि यात्रियों को हुई परेशानी का हिसाब किताब कैसे होगा। इंडिगो जैसी एयरलाइंस पर क्या कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई सख्त कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि आज छठे दिन भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। छह दिन बीतने के बाद भी इंडिगो से हवाई सफर करने की कोशिश करने वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जयपुर के एयरपोर्ट पर दोपहर 12 बजे तक 6 फ्लाइट कैंसिल हुई तो इंडिगो के टिकटिंग काउंटर पर यात्रियों की भीड़ जमा होती रही। चेन्नई के सुमित जैन की टेंशन ये थी कि उनके बच्चों की सोमवार को परीक्षा है और वो जयपुर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह से ही यहीं खड़ा हूँ, तो भाई कोई तो फ्लाइट दो तो मैं तो जाऊँ। अगर ये फ्लाइट मिल जाती है तो चले जाएंगे, नहीं मिलती है तो फिर क्या इनके पास ही बैठूंगा मैं तो। अब क्या आप मेरे को कैसे भी लेके जाओ, पर मेरे को आज जाना है। जबकि महेंद्र सिंह और रांची के संजीव गुप्ता जैसे लोग भी इंडिगो की वजह से जूझ रहे हैं। सुबह आने वाली फ्लाइट 1 बजे आ रही है, शुरू में 1 बजे का टाइम होता है, या अपने राइट टाइम आ जाते तो काम में लग जाते। आधा घंटा हो गया, यहाँ पार्किंग लग गई, बाहर निकालेंगे वापस, क्या करेंगे। अब हम 3 दिन से सिर्फ हमको वापस रांची जाना था, अब हम 3 दिन से सिर्फ अपनी अटैची के लिए ये जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। लगेज की वजह से यहाँ रुकना पड़ा, कुछ पता तो चल जाए कि लगेज है कहाँ। आज भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ समेत दक्षिण भारत के बड़े शहरों में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई। करीब 650 फ्लाइट्स ऐन मौके पर रद्द हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इंडिगो फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के चलते लोग परेशान थे। संकट गहराने से सरकार इंडिगो से नाराज है। माना जा रहा है कि एयरलाइंस ने नियमों को मानने के बजाय मनमानी की। इंडिगो को 2 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको याद है दिल्ली में आखिरी बार आपने शुद्ध हवा में सांस कब ली थी? क्या आप बता सकते हैं किस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के भीतर प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत ली गई हो?
मेरा मानना है कि इन सवालों के जवाब शायद आपको भी नहीं पता होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक वायु प्रदूषण की समस्या उन्हें विरासत में मिली है। क्या सरकार बनने के 10 महीने बाद भी यह जवाब देना सही है? ये बात और है कि पहले की सरकारों के प्रयास भी तस्वीरों में दिखते थे और आज होने वाले प्रयास भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों को जहरीली हवा से मुक्ति कब मिलेगी, इसकी तस्वीर तो कहीं नजर नहीं आती है। 27 साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हो सकता है 27 महीने लगे। पूरा देश पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम पे परेशान है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। ये तस्वीरें नई हैं, लेकिन दिल्ली की ये हकीकत पुरानी है। आज इन तस्वीरों को देखकर मानिए कि प्रदूषण से दिल्ली को रत्ती भर भी राहत नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया बयान दिल्ली की पिछली सरकारों की तरह ही सुनाई पड़ता है। 27 साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में हो सकता है 27 महीने लगे। हम सबको भी तो समझना पड़ेगा कि मेरी क्या ड्यूटी है। तो एक घर से 3-3, 4-4 गाड़ियां जब अलग अलग चलती हैं तो क्या हम कारपूल की सोचते हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदूषण के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ आज भी दिल्ली सरकार पर पिछली सरकार हमला बोल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है कि पूरा दिल्ली एनसीआर आज प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन भाजपा सरकार आंख मूंद कर बैठी है। चारों इंजन होने के बाद भी बीजेपी इसे खत्म क्यों नहीं कर पा रही है? रेखा गुप्ता के वीडियो के साथ कमेंट कर रही है कि चलो 10-15 कैमरे लेकर रील बनाते हैं। केजरीवाल सरकार के दौरान बीजेपी भी कुछ ऐसे ही तीखे सवाल उठाती थी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली में बागडोर संभाले करीब 290 दिन हो गए हैं। बीजेपी ने प्रदूषण को बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। घोषणा पत्र में 2030 तक प्रदूषण घटाकर आधा करने तक का भी वादा सबको याद है। लेकिन सवाल है कि क्या 20 फरवरी से लेकर अब तक किए गए प्रयासों से दिल्ली की जनता को कोई राहत मिली है? अभी तक तो कुछ किसी हद पे हो ही नहीं है। कोई भी इसके लिए कदम उठाए नहीं गए अभी तक। पहले भी स्वच्छ थी दिल्ली, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। इसके लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है। लोगों का सहयोग, सरकार की पहल दोनों महत्वपूर्ण है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 80% लोगों को खांसी, थकान, जलन से जूझना पड़ रहा है। 68% लोगों को प्रदूषण से जुड़ी बीमारी भी होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर WHO के निर्धारित सीमा से लगभग 6 गुना अधिक रहा। सवाल यह भी उठता है कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या काफी हैं? क्योंकि केंद्र सरकार भी मानती है कि पराली के मामले पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।